Hello everyone, a very good evening to all of you. This is रेखा देवनानी and welcome to ऑपरेशन लीड। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द मेन थिंग इज दिस कि लास्ट के 7 दिन में बच्चों को समझ ही नहीं आता मैम क्या पढ़े। कई सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं मैम मैं एट द लास्ट मोमेंट क्या रिवाइज करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या मैं सब कुछ रिवाइज कर सकता हूँ? तो बेटा लास्ट के कुछ दिनों में 7-8 दिनों में आपको बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। जस्ट यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और वो टॉपिक्स, वो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उन्हें आपको रिवाइज करना है। जिनमें से एक टॉपिक है सारे के सारे डिसऑर्डर्स का। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियो की तो उसमें कुछ चंद डिसऑर्डर गिवन है, लेकिन अगर पूरी क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी को कंबाइन कर लो तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं जिनके कॉजेटिव एजेंट, कुछ सिम्टम या कुछ की पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आज हम लोग लेस देन 1 घंटे में, लेस देन 1 आवर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके वो सारे के सारे डिसऑर्डर्स हम लोग यहाँ पर कवर करें। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सभी के सभी डिसऑर्डर। सबसे पहला आता है एक CR जैकब डिजीज़ जो कि ह्यूमंस में होती है। ये आपको मिलेगा जहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वहाँ पर वो बताते हैं कि वायरॉइड से होने वाली कुछ डिजीजेस हैं, जिनमें से एक है BSE यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी का मतलब ब्रेन में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है कुछ वेंट्रिकल्स में, एंड इसे ही हम लोग मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। ये होती है कैटल्स में। इसी का एनालॉग वेरिएंट है, इसे मार्क जरूर कर लें, CR जैकब डिजीज, ये ह्यूमंस में होती है। दूसरा बढ़े तो डायरेक्ट आ जाता है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ डिसऑर्डर। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एजमा, जो कि एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, आपकी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है बेटा। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स इसे हम लोग कहते हैं, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इसमें होता क्या है कि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। एम्फाइसीमा आता है दूसरा। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो एम्फाइसीमा हो जाता है। रीज़न कि सिगरेट स्मोक से आपके जो लंग्स हैं इनकी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, तो सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है एंड आपको एम्फाइसीमा हो जाता है। ये तीनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिर आता है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें अगर आप अपनी किसी ऐसा आपका ऑक्यूपेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल के आप कांटेक्ट में रहते हैं तो ORD होने के चांसेस हैं। लाइक सिलिका के इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनकी एल्वियोलाई की वॉल में बहुत ज़्यादा सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है एंड अल्टीमेटली फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन यानी कि फाइब्रोसिस हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे स्टोन ब्रेकिंग वाली, डस्ट वाली जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। करना आपको क्या है, प्रोटेक्टिव मास्क आपको पहनना चाहिए। इन पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। रीनल फेलियर आ जाता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से कि भाई आपका यूरिया ब्लड में बहुत टाइम तक था, यानी कि यूरेमिया था, तो आपका जो किडनी है उसको उसने हार्म किया, दैट इज़ रीनल फेलियर। जिसे हम लोग हमारे पास में ऑप्शन होते हैं कि हम रीनल ट्रांसप्लांट करें या फिर हम ब्लड फिल्ट्रेशन करवाएं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक, आते हैं रीनल कैलकुली पर। आपके किडनी स्टोन को हम लोग रीनल कैलकुली कहते हैं। क्रिस्टलाइज सॉल्ट, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट यानी कि ऑक्जेलेट आपकी किडनी में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोन कहते हैं। तीसरा आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें आपके ग्लोमेरुलस में हो जाता है इन्फ्लेमेशन। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला हाइपरटेंशन। अगर आपका BP 140/90 से कम होता ही नहीं है तो हाइपरटेंशन की सिचुएशन है बेटा। बहुत जल्दी आपको इसे कम करवाना चाहिए, ट्रीट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पतली पतली ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं, और ये पतली पतली ब्लड वेसल्स आपके वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जिनसे कि वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, हार्ट डिजीजेस आपको हो सकती हैं। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि कैट। इसे हम लोग एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो हार्ट की मसल है इससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? आपकी जो ब्लड वेसल है इनमें कैल्शियम का या फैट का बहुत ज़्यादा डिपॉजिशन हो गया है, तो प्रॉपर ब्लड वहाँ आपकी हार्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा इस वेसल के थ्रू। तो ओवरऑल आपकी कोरोनरी आर्टरी में ये डिपॉजिशन हो रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसे हम लोग कहते हैं। एंजाइना, आपकी एंजाइना पैक्टोरिस भी इसे हम कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपका जो हार्ट है इसकी मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपको एक्यूट चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हार्ट फेलियर। आपका हार्ट फेल हो गया है अपना काम करने से, प्रॉपर ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा, जिसे हम लोग हार्ट फेलियर की कंडीशन भी कहते हैं।
दूसरा देखें तो आ जाता है कार्डियक अरेस्ट, इसमें आपका हार्ट एकदम से रुक गया है। हार्ट अटैक, इसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो हार्ट की मसल है सडनली डैमेज हो गई है, क्योंकि उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही। तो तीनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। हार्ट फेलियर, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट एकदम से रुक गया। एंड हार्ट अटैक, इसमें आपका जो वॉल है, जो आपका हार्ट की मसल है, सडनली डैमेज हो गई है, जिसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना, हर एक चीज़ कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक नहीं है। फिर आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है बेटा। इसमें होता क्या है, आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये अफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से फटीग, वीकनिंग या फिर पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो सकती है। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें आपका जो स्केलेटल मसल है इसका प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टिटैनी, इसमें होता क्या है, रैपिड स्पैस्म या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आपकी मसल्स में, क्योंकि आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस की कमी है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, बोन का मास कम हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेन कॉज है कि आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है। आफ्टर मेनोपॉज, ये फीमेल्स में बहुत देखने के लिए मिलता है। अर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इसमें 3 टाइप हैं, गाउटी, रूमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। गाउटी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए हैं, रूमेटॉइड में पैनस का फॉर्मेशन हुआ है, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी कार्टिलेज खराब हो गई है। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल में आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, अगर इसका सेक्रीशन ज़्यादा हो गया तो आपकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग जाइजेंटिज्म कहते हैं। कम हुआ तो ड्वार्फिज्म, और अगर ये ओवर सेक्रीशन एडल्ट स्टेज में हुआ तो एक्रोमेगैली होता है, क्योंकि एट द एज ऑफ एडल्ट आपकी लॉन्ग बोन्स की एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। जैसे ही दोबारा ग्रोथ हार्मोन आता है आपकी बॉडी की हाइट नहीं बढ़ पाती, बट जो फेशियल बोन्स हैं ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिफॉर्मिटी इन फेशियल एक्सप्रेशन या फिर फेशियल शेप भी हो जाता है, फेशियल बोन्स भी हो जाता है, और इससे हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन जनरल ग्रोथ हार्मोन ब्लड में बढ़ा है नहीं पता चलता, जब डिफॉर्मिटी होती है तभी पता चलता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन इतने सीरियस हो जाते हैं जो प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है। हार्ड टू डायग्नोज है बेटा। एंड आफ्टर सेक्रीशन, हाइपर सेक्रीशन इन एडल्ट स्टेज ये आपको होता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट कर लें। फिर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, जिसे हम लोग गोइटर कहते हैं। यही चीज़ अगर आपको एक ऐसी फीमेल में देखने के लिए मिली जो कि प्रेग्नेंट थी, तो उसके बेबी को क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और इन पाँचों पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। एडल्ट विमेन में हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, और इन जनरल एडल्ट्स में हुई तो फेस की स्वेलिंग, हैंड्स में क्योंकि डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा फैट का। रीज़न कि इसे हम लोग मिक्सोडेमा एंड गर्ल्स डिजीज़ भी कहते हैं। रीज़न कि हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, तो इसे हम लोग मोटे होने वाली थायराइड कहते हैं। यही अगर हाइपर हुआ तो इसे हम लोग पतले होने वाली थायराइड कहते हैं, जिसे हम लोग एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। इसमें आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाता है, BMR बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म होता है कि आपकी जो थायराइड नोड्यूल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो ओवर सेक्रेशन हो रहा है। फिर आता है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या है कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है बहुत कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस या फटीग हो रही है आपको। वही सुनते जाएं फटाफट से। डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है अगर, तो फिर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। ओवरऑल क्या होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया अगर लंबे समय तक है तो आपके यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा, जिसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया, एंड आपको यूरिन में कीटोन बॉडीज मिल सकती हैं, जिसे हम लोग कीटोनूरिया भी कहते हैं। ट्रीट कर सकते हो इंसुलिन थेरापी के ही थ्रू। फिर आ जाते हैं STDs की तरफ। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको मिलेगा, इन्हें हम लोग वेनरल या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल फ्लूइड से भी ही ट्रांसमिट होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं इनमें, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। क्लेमाइडिया का कॉजेटिव एजेंट क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनाटिस, गोनोरिया का निसेरिया गोनेरी, सिफिलिस का ट्रेपेनोमा पैलिडियम। वायरल की अगर बात करें तो एक है एड्स, जिसका कॉजेटिव एजेंट है HIV, हर्पीस जिसका कॉजेटिव एजेंट है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी का
कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस, जेनाइटल वार्ड्स का है HPV। इनमें से 3 HIV का इन्फेक्शन यानी कि एड्स, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी, ये तीनों के तीनों क्यूरेबल नहीं है, इन्हें आप क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रोटोजोन ट्राइकोमोनियासिस आपको गिवन है जिसका पॉजिटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है। अगर हम इन डिजीजेस के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो ईचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन हो सकता है और फीमेल्स तो कई बार एसिम्टोमेटिक भी होती हैं इन STDs। ट्रीट नहीं किया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर पहुंच जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर आपके 2 तरीके के हैं, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन। अगर आपके क्रोमोसोम या बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं या एबनॉर्मल है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आएगा। वहीं अगर आपके किसी सिंगल जीन में अल्टरनेशन हो गया है यानी कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल 3 आपके NCERT में गिवन है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डिस्क्राइब किया लैंडन डाउन ने 1866 में, इसीलिए इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। होता क्या है कि आपका क्रोमोसोम नंबर 21 जिसका एक पेयर होना चाहिए था वो एक और आ गया है, मतलब 3 मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 21, तो ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम भी इसे हम लोग कहते हैं। कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों में। हो क्या रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ स्मॉल स्टैचर होता है, स्मॉल राउंड फ्लैट बैक ऑफ हेड होता है एंड फ्लैट फेस होता है, बिग रिंकल्ड या फिर फरोड टंग मिलेगी, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा इस बच्चे का हमेशा खुला हुआ, और इसका जो पाम है बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रीज आपको मिलेंगे और फिंगर टिप्स पर कई सारे लूप्स मिलेंगे। इसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होती है। डेवलपमेंटल इफेक्ट में आते हैं कुछ, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, साइकोमोटर डेवलपमेंट होगा इसमें, और मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्ड होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सेक्सुअली हमेशा फिट होते हैं, इसको बड़े ध्यान से नोट करके रखिएगा। इसके सेक्स क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो ये सेक्सुअली फिट रहते हैं। आगे बढ़ें तो आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक था मेल XY, इसके पास में एक और X आ गया तो इसके पास में हो जाते हैं क्रोमोसोम, इसके पास में क्रोमोसोम हो जाते हैं 44 + XXY, यानी कि इसके पास में टोटल में हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम एट द प्लेस ऑफ 46। तो हुआ क्या, एक फीमेल होती तो XX होती, एक मेल होता तो XY होता, बट ये XXY है तो ये मेल होते हैं लेकिन इनमें फीमेल्स के कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि पूरा मैस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होगा लेकिन कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनके 6 क्रोमोसोम से दिक्कत आई है तो ये स्टराइल होते हैं। पिक्चर कुछ ऐसा आपकी NCERT में गिवन है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, इसमें फीमेल थी जिसका एक X क्रोमोसोम टर्न हो गया इनटू 0, यानी कि 45 एंड 0 इसके पास में क्रोमोसोम मिलते हैं, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं 44 + XO। ठीक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आएंगे कुछ कि इसके पास में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही नहीं आएंगे फीमेल के डेवलप होने के बाद, और रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट आएंगे कि ये स्टराइल होती हैं और इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं। इन सभी से मैचिंग वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको इन सभी को नोट करते जाना है। दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें आता है सबसे पहले ऑटोजोमल, फिर आता है सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल में डोमिनेंट या रिसेसिव, सेक्स लिंक में एक्स लिंक या फिर वाई लिंक। डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, आपको एक पेडिग्री बना हुआ है इसका, एंड रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, थैलासेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आते हैं। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड हमें पढ़ना है, वाई लिंक्ड आपके सिलेबस में है नहीं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट का एग्जाम्पल आपकी NCERT में नहीं है तो एक्स लिंक का, रिसेसिव में आएगा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमें पढ़ने हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इन्हीं को हमें पहचानना होता है और इन्हीं से हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करने होते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में 2 ही डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस रेड एंड ग्रीन कलर के लिए होती है कि आप रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, एंड
हीमोफिलिया आपके ब्लड से रिलेटेड है। तो दोनों जो कलर वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, बाकी की आप ऑटोसोमल रिसेसिव में प्लेस करिएगा। आ जाएं आगे, तो सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। इसमें होता क्या है कि आपकी जो आरबीसीज है ना, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हीमोग्लोबिन का कुछ मॉलिक्यूल होता है जिसके पास में 4 हीम पार्टिकल होते हैं और 4 होती हैं ग्लोबिन चेन। 2 चेन को हम लोग कहते हैं अल्फा चेन, बाकी की 2 हो गई बीटा चेन। होता क्या है कि जो बीटा चेन है ना आपकी, ये इसमें 6th पोजीशन पर आपको दिख रहा है, 6th पोजीशन पर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। कैसे होता है ये बताती हूँ। आपका ये mRNA है ना, इस पर GAG की जगह पर GUG कोड हो जाता है, मतलब पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है A की जगह पर U, जिसकी वजह से GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, GUG फॉर वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे बात की जाए mRNA के सीक्वेंस की, तो GAG की जगह GUG होता है, आपको ये बात बतानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि DNA में क्या चेंज होता है, तो आप ये बताएंगे कि CTC की जगह पर CAC होता है। ठीक है, CTC की जगह पर CAC होता है। तो DNA में पूछा जा रहा है, RNA में पूछा जा रहा है, DNA के कोडिंग या फिर टेम्पलेट सीक्वेंस में पूछा जा रहा है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसे हम लोग क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी खराब हुई है। कैसे? ये सारे चेंजेस हुए, इसकी वजह से जो नॉर्मल आरबीसी बाइकॉनकेव होती थी, ये अब सिकल शेप की बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट इज द रीजन कि इसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब ये सिकल शेप की आरबीसीज नॉर्मल ब्लड वेसल में उतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं कर पाती, उतना आराम से मूवमेंट नहीं कर पाती। तो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है जिसमें ब्लड को बहुत ज़्यादा सप्लाई करना होता है, तो वहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन भी कर देती हैं, एंड ओवरऑल एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। इन जनरल जो नॉर्मल ब्लड की सप्लाई है बहुत अच्छे से काम करेंगे, बट बहुत ज़्यादा हार्ट ने पंप करना स्टार्ट कर दिया तो इनमें क्लॉट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज थैलासीमिया। थैलासीमिया 2 तरीके की हो सकती है, अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया। 2 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, बीटा के लिए 11 एंड अल्फा के लिए क्रोमोसोम नंबर 16। आपका ये जो अल्फा थैलासीमिया है, इसमें 2 जीन रहते हैं बेटा, HbA1 HbA2। ये दोनों जीन खराब हो जाते हैं, जबकि बीटा में HbB। होता क्या है ओवरऑल क्या होता है, आपका जो ब्लड है ना, ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। इसे हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। क्वांटिटेटिव कहते हैं क्योंकि ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिनाइल कीटोनूरिया, अच्छा थैलासीमिया को याद कैसे रखोगे, थैला भर के ब्लड हमारे पास में कम है तो एनीमिया होता है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। फिर आता है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में इन जनरल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड आपके बॉडी में होता है, जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, एंड यही टायरोसिन आपकी बॉडी में प्रिकर्सर है मेलाटोनिन का, एड्रिनलिन का, डोपामिन का एंड थायराइड हार्मोन्स का। अब होता क्या है, अगर फिनाइल कीटोनूरिया है आपको, होता क्या है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो जीन है ये कहीं डैमेज हुआ तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं पाता। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं पाता तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाता। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाता। अब टायरोसिन प्रेजेंट नहीं है तो मेलाटोनिन, एड्रिनलिन, डोपामिन, थायराइड हार्मोन ये नहीं बन पाते। तो फिर होता क्या है, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन या फिर डीपिगमेंटेशन आपकी बॉडी में हो जाती है। तो डीपिगमेंटेशन से फिनाइल का कलर वाइट याद रखेंगे कि डीपिगमेंट हो गया है, इट्स अ ट्रिक अगेन। ठीक, आगे बढ़ें तो आ जाते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर। सारे ही क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं, मतलब मेल से डिसऑर्डर जाता है हमेशा फीमेल में एंड फीमेल से जाता है हमेशा मेल में। एट दिस लास्ट मोमेंट पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं समझना है, बस इतना चीज़ याद रखनी है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इसमें हमें पढ़ना है। कलर ब्लाइंडनेस में आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इससे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। हो क्या रहा है ये देखिए, होता क्या है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसमें अगर आप ग्रीन के अंदर बना हुआ रेड डॉट पहचान पा रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। होता क्या है, ये ना इन जनरल 8% ऑफ मेल्स में एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। 8% ऑफ मेल्स में एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स में। रीज़न क्या है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है ना। तो अगर एक फीमेल के पास में
इसका जीन प्रेजेंट है और एक मेल के पास भी इसका जीन प्रेजेंट है, यानी कि डिजीज है, तब जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि कहीं एक फीमेल कलर ब्लाइंड बन पाएगी, जो कि थोड़ा सा रेयर केस है। तो 0.4% में मिलती है एंड लगभग 8% में मेल्स में ये मिल जाती है। अगर आप रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप रेड एंड ग्रीन लाइट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। फिर आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज़ है जो कि क्वीन विक्टोरिया को थी तो नहीं, बट वो कैरियर थी और उसने अपनी जनरेशन में पास की। कैस्केड प्रोटीन इसमें खराब हो जाता है। होता क्या है, ये टाइप ए या टाइप बी की हो सकती है। टाइप ए में फैक्टर 8 नहीं मिलता, टाइप बी में 9 नहीं मिलता। आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो कैस्केड प्रोसेस की पूरे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एब्सेंट होता है। तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाता, कैस्केड प्रोटीन नहीं बन पाता, आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। अब ब्लड क्लॉट अगर आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है, आपको छोटी सी चोट लगी और खून बहना ही नहीं रुक रहा है, तो ब्लड लॉस होता है और इस ब्लड लॉस की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर वो डिजीज है तो इसका सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट इज़ द रीज़न कि फीमेल्स आपको हीमोफिलिक बहुत रेयर मिलेंगी। अगर मान लीजिए हम चाहें कि एक फीमेल हीमोफिलिक हो तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एटलीस्ट उसकी मदर को कैरियर बनाना पड़ेगा एंड फादर को डिजीज्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके एक फीमेल हीमोफिलिक बनेगी। और अगर इसका फादर हीमोफिलिक है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इसके पूरे जीवन में से कभी कोई कट ही ना लगा हो, इसका कभी ब्लड लॉस ही ना हुआ। अब ब्लड लॉस की वजह से तो डेथ हो जानी थी। तो भैया ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी को अपनी प्यूबर्टी की एज तक, एटलीस्ट प्यूबर्टी तक, या जब तक उसने रिप्रोडक्शन किया, प्यूबर्टी के बाद ही कर सकते हैं, तो तब तक इसको कहीं ब्लीडिंग ही नहीं हुई, ये जिंदा रह गया। तो चांसेस बहुत रेयर हैं कि फीमेल आपको हीमोफिलिक मिले। नेक्स्ट थिंग आ जाती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सारे डिसऑर्डर्स फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड डिजीज़ में आ जाते हैं कुछ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहला है टाइफाइड, जिसका कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। अगर हम इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को देखें तो ये बेटा फीको ओरल रूट से मिल जाता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से मिलता है। सिम्टम आते हैं इसमें, सस्टेन्ड फीवर मिलेगा 36 to 40 डिग्री सेल्सियस का, वीकनेस आएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे सिम्टम्स आते हैं एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाते हैं और डेथ तक हो सकती है इन सीवियर केसेस। ये ध्यान रखिएगा, इन ऑल केसेस करके अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। मैरी मेलन, जिसे हम लोग टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, एक कुक थी बाय प्रोफेशन और इसने काफ़ी सालों तक जो है टाइफाइड को स्प्रेड भी किया। दूसरा आ जाता है कॉलेरा, जिसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी। नाम से मुझे बताएंगे कि भाई कौन सी शेप का ये बैक्टीरिया है एंड इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि फीको ओरल रूट। सिम्टम होते हैं इसमें डायरिया, इसे हम लोग राइस वाटर फीसिस भी कहते हैं। फिर आ जाता है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर द कॉजेटिव एजेंट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, आपने एरोसोल्स या फिर ड्रॉपलेट्स इनहेल कर ली है। सिम्टम में आएंगे फीवर, चिल, कफ, हेडेक और सीवियर कई सारे केसेस में लिप्स और फिंगर नेल्स ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। इनमें एल्वियोलाई जो है ये आपके इन्फेक्ट होते हैं और इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग कॉच डिजीज भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट। फीवर, कफ, स्पुटम विद ब्लड इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ये आपके सिम्टम है बेटा, सिम्टम है एंड बीसीजी वैक्सीन इसमें दी जाती है। लेप्रोसी आती है आपकी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। सिम्टम आते हैं इसमें लाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, थिनिंग ऑफ नर्व्स हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, डिफॉर्मिटी ऑफ टोज एंड फिंगर्स इसमें देखने के लिए आपको मिलती है। फिर आता है डिप्थीरिया, जिसका कॉजेटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। सिम्टम आते हैं ग्रे मेम्ब्रेन बन जाती है थ्रोट में, जिसे हम लोग डीपीटी वैक्सीन से क्योर कर सकते हैं। टिटनस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है।
सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इसमें होता है, इसे हम लोग लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया वापस से ठीक नहीं होता है, फीटल भी हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी आपको टिटनस के चांसेस लगे तो टिटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट। इन्फेक्शन, भाई हमेशा रेस्पिरेटरी पैसेज में इसको लंग्स में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। नेज़ल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस 3 से 7 दिन तक चलता है, सबको कॉमन कोल्ड होता ही है, वही सारे इसके सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शन आपको ड्रॉपलेट से लगता है, कभी आपका कोई दोस्त है जिसको इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसने अपनी नाक पोंछी, पेन छुआ, लिखा, आपने उसी पेन से लिख लिया, फिर अपनी नाक छू ली, आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो बुक्स, कप, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस किसी से भी फैल सकता है, टच से हो जाता है। डेंगू की अगर हम बात करें फ्लेवी वायरस से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। एडीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है, सिम्टम में आते हैं 2 से 7 दिन तक आ जाते हैं। हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, मसल एंड जॉइंट पेन होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्किन ईचिंग विद स्किन रैश भी होता है। रिकवरी जनरली 2 से 7 दिन के अंदर हो जाती है, 2 से 7 दिन के अंदर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इस डिजीज़ में आपकी ब्लड प्लेटलेट्स भी कम हो जाए, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से होता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर। सिम्टम में आएंगे फीवर और जॉइंट पेन, ठीक। सिम्टम्स इसके अलावा हेडेक, मसल पेन, जॉइंट स्वेलिंग और रैश भी हो सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर लगभग ठीक हो जाता है। एड्स आ जाता है जिसका कॉजेटिव एजेंट है HIV वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसे हम लोग कहते हैं क्योंकि हमने इसे अपनी लाइफ में एक्वायर किया है, बाय बर्थ नहीं मिला। इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यूनिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। सिंड्रोम मतलब इसमें एक सिम्टम नहीं, ग्रुप ऑफ सिम्टम आता है। बात करें अगर हम लोग इसकी, तो सबसे पहले इंडिया ये एड्स जो है सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था 1981 में और इतने टाइम में इसने 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों को किल कर दिया है। इतनी ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। मिसकंसेप्शन है इसके लिए कि भाई ये स्प्रेड होता है टच से, नहीं, टच से, फिजिकल कांटेक्ट से, हग से, किस से, खाना शेयर करो, हाथ हैंडशेक करो, मॉस्किटो ने खा लिया, कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, इस सब से आपको एड्स नहीं फैलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। बॉडी फ्लूइड से कैसे फैलेगा? या तो आपने सेक्सुअल कांटेक्ट किया हो उस पर्सन के साथ में, या फिर आपका ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स शेयर हुए हों उसके साथ में, या फिर आपने इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर की हों उसके साथ में, या फिर एक मदर हो जिसके बेबी को ये हो जाए प्लेसेंटा के थ्रू पास होकर। एड्स की पैथोजेनिसिटी कुछ ऐसी है कि रेट्रोवायरस जो हमारा HIV वायरस है, इसके पास में 2 मॉलिक्यूल हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA के और 2 मॉलिक्यूल हैं इसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के। ये रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है। करता क्या है, जैसे ही आपकी नॉर्मल सेल मैक्रोफेज के पास में आता है, आपकी सेल के अंदर अपना RNA भेज देता है। जैसे ही RNA आपकी सेल के अंदर आ जाता है बेटा, ये अपने ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करता है, RNA से बना लेता है DNA। और अब ये DNA आपके खुद के DNA के साथ में जुड़ जाता है और जैसे जैसे आपका DNA रेप्लिकेट करता है, इसका भी DNA रेप्लिकेट करता है। मतलब आप अपनी बॉडी के अंदर वायरस का DNA बना रहे हो। जैसे ही वायरस का DNA बनता जाता है, ये DNA वापस से RNA में कन्वर्ट हो जाता है और नए नए वायरस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी की खुद की मैक्रोफेज HIV की फैक्ट्री बन गई है और बहुत सारे वायरसेस बना रही है। अब ये वायरसेस नई सेल्स यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी वाली सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स, इनको जाता है और किल करता है। अब हेल्पर टी सेल्स कम हो जाती हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, क्योर ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वहाँ पर वर्क ही नहीं कर पा रही है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैथोजेनिसिटी। जितना मैंने बताया वो सब कुछ रिटन फॉर्मेट में है, चाहिए हो तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एड्स का स्ट्रक्चर रेट्रोवायरस है और इसके पास में 2 मॉलिक्यूल है सिंगल स्टैंडर्ड RNA के और 2 एंजाइम के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेस्ट करवाते हैं हम लोग ELISA, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवाते हैं। ट्रीटमेंट इसका रेट्रोवायरल
एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, बट कंप्लीटली इसे हम क्योर कभी नहीं कर सकते, पार्शियली इफेक्टिव होता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक टाइम ऐसा जिसमें इन्फेक्शन हुआ है HIV का लेकिन अभी तक एड्स नहीं हुआ है। रीज़न कि जैसे आपकी बॉडी में HIV ने एंटर किया, अभी मैक्रोफेजेस बना रही हैं नए HIV और आपकी हेल्पर टी सेल्स उतनी ज़्यादा किल नहीं हुई हैं। एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि हेल्पर टी सेल्स बहुत ज़्यादा किल हो चुकी हैं, अब आपको छोटे छोटे से इन्फेक्शन भी बहुत बड़े लगने लगे हैं, उस कंडीशन को हम लोग एड्स कहते हैं। तो लगभग बेटा कई टाइम तक ये अनडिटेक्टेड भी रहता है, तो उसे हम लोग थोड़े टाइम के लिए, ये आपका लगभग 6 महीने से लेकर 5 से 10 साल आप ले जाओ, ये अनडिटेक्टेड रहता है और इसके बाद में सिम्टम्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। बट HIV के इन्फेक्शन के बाद एड्स होने में तो टाइम लगता है, लेकिन इसके बीच में आप किसी और को इन्फेक्शन पास कर सकते हो। ठीक है। एस्कैरियासिस आता है दूसरा। कॉस्टिव एजेंट इज एस्कैरिस। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये एग, पैरासाइट के एग आ गए आपकी बॉडी में, कई बार कंटामिनेटेड सॉइल से, वाटर से या किसी प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू आपके पास में आ सकता है। हेल्दी पर्सन इसे कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल फ्रूट से एक्वायर कर लेता है। फिलेरियासिस, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई से होता है। फिलेरियल, इसे हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये फिलेरियल वर्म आपके लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में बन जाता है, उसे जाम कर देता है, इसे याद रखेंगे, एंड इनकी स्वेलिंग भी हो जाती है अलोंग विद जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, मॉस्किटो। फिर आता है रिंगवर्म आपको होता है फंजाई से। कुछ जेनेरा जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन के मेंबर्स आपको ये रिंगवर्म करते हैं, जैसे हम लोग दांत खाद खुजली भी कहते हैं। बहुत ड्राई स्केली लेजन्स मिलेंगे आपको बॉडी पर, इंटेंस ईचिंग होगी, हीट मॉइस्चर से ज़्यादा ग्रोथ होती है ग्रॉइन एरियाज या फिर टोस के बीच में आपको ये हो जाता है। इन्फेक्शन सॉइल से आप हो सकता है, आपको किसी के क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो उसको भी हुआ है, टावल या कोम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहे हो तो उससे हो जाता है। तीसरा आ जाता है अमीबियासिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ कॉजेटिव एजेंट। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आपको इसमें मिलेगा। आपके सिम्टम्स में हाउस फ्लाई कैरियर है और ये आपने कंटामिनेटेड फूड या वाटर खा लिया है, किससे, फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से। होता क्या है इसमें, आपने एक पर्सन है जिसे अमीबियासिस थी, उसकी पॉटी पड़ी हुई थी बाहर, इस पर आकर एक बैठी मक्खी और ये मक्खी घूम कर आई और आपके गोलगप्पे के ऊपर आके बैठ गई। तो ओवरऑल ये मक्खी यहाँ से पैरासाइट को उठा के आपके गोलगप्पे के पास ले आई है जो आपने खा लिए हैं और आपको इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट आता है मलेरिया हम सब में से सभी लोग जानते हैं, इसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम से होता है ये, प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज़ से होता है, जिसमें से कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज़ द मोस्ट लीथल टाइप। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से है कि एक प्लाज्मोडियम हुआ क्या, मान लीजिए आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने आकर काटा जो कि इन्फेक्टेड थी खुद प्लाज्मोडियम से। इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे इन्फेक्शियस स्टेज यानी कि स्पोरोजोइड्स भरे हुए थे। ये स्पोरोजोइड्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ गए। जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में आए, फटाफट से ढूंढते ढूंढते आपके लिवर के पास पहुंच गए। लिवर के पास पहुंचे और लिवर की सेल में इसने बेइंतहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और यहाँ पर इनका नंबर बहुत बढ़ गया। इनका नंबर बढ़ा तो आपकी हिपेटोसाइट्स यानी कि आपकी लिवर की सेल्स बर्स्ट हुई और इससे वापस से बहुत सारे स्पोरोजोइड्स रिलीज हुए। अब ये स्पोरोजोइड आपकी और ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के पास में जाते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि रेड ब्लड सेल भी बर्स्ट हो जाती है। जैसे ही रेड ब्लड सेल बर्स्ट होती है, 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहला कि और नए स्पोरोजोइड नई सेल्स के पास में जाते हैं। दूसरा, इनके गैमेटोसाइट बन जाते हैं। तीसरा, यहाँ से हीमोजोइन यानी कि टॉक्सिक केमिकल एक ये रिलीज करते हैं जिससे आपको फीवर चिल्स आते हैं हर तीसरे पाँचवें दिन पर। ये जैसे ही गैमेटोसाइट निकले आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ये भी प्रेजेंट है। किसी और मॉस्किटो ने आपको काटा, गैमेटोसाइट चले गए नए मॉस्किटो की बॉडी में और वहाँ पर जाके इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट। इनके बने जाइगोट, एम्ब्रियो और डेवलप होते होते अगेन स्पोरोजोइड जो कि सलाइवरी ग्लैंड में फिर से भर गए। अब ये मच्छर किसी और को इन्फेक्ट करेगा जाकर। तो हो क्या रहा है, ओवरऑल आपकी बॉडी में इस प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं, एक आप
एक आप खुद और एक मॉस्किटो। आपकी बॉडी में ये कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी बॉडी में सबसे पहले हिपैटोसाइट यानी कि लिवर सेल को डैमेज करता है, फिर आरबीसीज को। आरबीसी से ही हीमोजोइन रिलीज होता है जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है जिससे कि फीवर एंड चिल्स आते हैं। सो इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। लाइफ साइकिल इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई पढ़कर अभी, ठीक। फिर आ जाता है कैंसर। कैंसर भाई मोस्ट ड्रीडेड डिजीज़ है, जो कि भाई मेजर कॉज है पूरे ग्लोब में डेथ का। हो क्या रहा है, मोर देन मिलियन इंडियन सफ़र कर रहे हैं हमारे कैंसर से। हो क्या रहा है इसमें कि आपकी जो सेल्स है अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। कैंसर की स्टडीज़ को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इन जनरल आपकी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि आपकी बॉडी के पास में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और नॉर्मल सेल्स इस तरीके से डिवाइड करती हैं। बट एट द टाइम ऑफ कैंसर आपके प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑन्कोजीन्स, और ये ऑन्कोजीन्स अब आपकी जो नॉर्मल सेल्स हैं इनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन कराना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग अनकंट्रोल्ड डिवाइड होकर जो सेल्स आएंगे यानी हम लोग एबनॉर्मल या फिर ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। कैंसर में हो क्या रहा है, ये जो सेल्स ने डिवाइड किया है ये जो सेल्स है ये डिवाइड करती जा रही हैं और आपस में टच होने के बाद में डिवीजन रोक नहीं रही हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती हैं। ट्यूमर बन जाता है। आफ्टर ऑल इतना सारा डिवीजन हुआ तो ये जो मास बना है इसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरीके का, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट हो सकता है। बेनाइन का मतलब है अपनी ओरिजिनल साइट पर ही रहता है। मैलिग्नेंट में ये एक जगह से दूसरी जगह भागता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं कुछ जिन्हें हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं। फिजिकल हो सकते हैं जैसे कि आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रे। आयोनाइजिंग में आते हैं एक्सरे एंड गामा रेस, जबकि नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेस। केमिकल हो सकते हैं टोबैको स्मोक। बायोलॉजिकल हो सकते हैं यानी कि कुछ वायरस होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे कि HPV। डिटेक्शन इसका आप कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से। आपने टिश्यू लिया, ब्लड लिया या बोन मैरो का पीस ले लिया। इमेजिंग कर सकते हैं रेडियोग्राफी, MRI या CT स्कैन। और आप इसे एंटीबॉडीज कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए भी आप यूज़ करके इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप कीमोथेरेपी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड एंटी कैंसरस ड्रग दे के आप कई सारे कैंसर्स को क्योर करते हैं। So that's all about all disorders mentioned in your NCERT. I even don't believe कि मैंने आपको आधे घंटे में ये पूरा कवर करवा दिया है। इसको बड़े ध्यान से सुने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सारे डिस्कस करवाए हैं, बड़े ध्यान से सुने। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 15 to 20 मार्क्स आप यहाँ पर सिक्योर कर रहे होंगे। इस सब के अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड स्टे ट्यून्ड विद ऑपरेशन नीट।